नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 6। इसके 5 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दास्तान नॉवल का पार्ट 6। वो अलेक्जेंडर की आवाज थी। सॉरी बॉस, बाहर अपनी जगह पहुंच, बुलाए बिना तेरे यहां कदम ना पड़े। यस बॉस। दरवाजा खुला। एक आदमी ने बाहर कदम रखा। दरवाजा खुलने की वजह से थोड़ी देर के लिए बाहर का कमरा प्रकाशित हुआ, लेकिन दरवाजा बंद होते ही वहां अंधेरा छा गया। उसकी परछाई से मैंने अंदाजा लगाया कि वो चौधरी हो सकता था। वो बाहरी दरवाजा भी खोलकर ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं सोचने लगा, अलेक्जेंडर ने मेरे लिए किस प्रकार के स्वागत का इंतजाम किया हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे हालात नॉर्मल नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। नया पैक बनाओ बॉस, भीतर से आवाज आई। बना। आपको अभी उम्मीद है कि वो आएगा? हाँ आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? 7:15 बज गए हैं। 7:30 तक इंतजार करने का है। वो तब भी ना आया तो निकलेंगे उसकी तलाश में। जरूरी थोड़े है लेजर वो साथ लाए। वो आए तो सही, लेजर साथ नहीं लाया होगा तो वो अपन को वहां लेकर जाएगा जहां लेजर है। बॉस, मेरे ख्याल से तो वो लेजर इतनी अहम नहीं की। बेवकूफ हो तुम। वो लेजर अगर इनकम टैक्स वालों के हाथ पड़ गई तो अपन जेल में पहुंच जाएगा। जो अलेक्जेंडर बड़े बड़े केसों में नहीं फंसा, उस लेजर की वजह से वो इनकम टैक्स के फेर में आ जाएगा। समझे? मैं तो समझा, लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि वो जासूस भी उस लेजर की अहमियत समझे। अहमियत तो खूब समझता है, तभी साला हलकट लेजर के बदले में 1 लाख रुपए मांग रहा था। ओह। फिर खामोशी छा गई। भीतर 2 आदमी थे। एक आदमी बाहर था। शायद कोई चौथा आदमी कहीं और भी मौजूद हो, और वे लोग लेजर बुक को मुझसे जबरन छीनने के खतरनाक इरादे के साथ वहां मौजूद थे। उस नाजुक घड़ी में मुझे वहां से खिसक चलने में ही अपना कल्याण लगा। मैं वापस लौटने के लिए घूमा और आगे बढ़ा तो मेरा पांव किसी चीज से टकराया, जो उस खामोश माहौल में बड़े जोर की आवाज के साथ नीचे नंगे फर्श पर गिरी। मैं एकदम जड़ हो गया। एक क्षण उस आवाज की कोई प्रतिक्रिया सामने न आई, लेकिन जब मैं निश्चिंत होकर फिर आगे बढ़ने लगा तो एकाएक भड़ाक से दरवाजा खुला और उसका पल्ला मेरी कनपट्टी से आकर टकराया। उस कनपट्टी से आकर टकराया जिस पर पहले से चौधरी का डंडा पड़ चुका था, और जहां अंडे जितना बड़ा घुमड़ अभी भी मौजूद था। मैं वापस दीवार से टकराया। मेरा सिर घूमने लगा। मैं अभी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि 3 काम लगभग एक साथ हुए। कोई बगोले की तरह बाहर निकला, रिसेप्शन की बत्ती जली और रिवॉल्वर मुझे अपनी तरफ तनी दिखाई दी। हिलना नहीं, मुझे राय दी गई। मैंने व्याकुल भाव से उसकी तरफ देखा। फिर मैंने नीचे देखा तो पाया कि मेरा पांव एक 3 टांगों वाले स्टूल में उलझा था। बॉस, रिवॉल्वर वाला उच्च स्वर में बोला, अपना बकरा आ गया। बीच के दरवाजे पर अलेक्जेंडर प्रकट हुआ। वो एक कोई 40 साल का दुबला पतला आदमी था। उसने दाढ़ी रखी हुई थी और उसके बाल बड़े आधुनिक स्टाइल से कटे हुए थे। वो एक शानदार 3 पीस सूट पहने था। उसके दांतों में पाइप दबा हुआ था। तू कोहली ही है ना? वो बड़े सहज भाव से बोला। मैंने सहमति में सिर हिलाया। भीतर आ। रिवॉल्वर की छत्र छाया में मैंने अलेक्जेंडर के ऑफिस में कदम रखा। रिवॉल्वर वाले ने मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अलेक्जेंडर अपनी कुर्सी पर जा बैठा तो बोला, बैठ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। रिवॉल्वर वाला मेरे से थोड़ा परे दरवाजे के करीब खड़ा रहा। तू तो 6:30 बजे आने का था। सॉरी, मैं बोला, देर हो गई। थॉमस, अलेक्जेंडर रिवॉल्वर वाले से बोला, रिवॉल्वर जेब में। तुरंत आज्ञा का पालन हुआ। साहब के लिए ड्रिंक। उसका भी। मेरे सामने जैसे जादू के जोर से विस्की का जाम प्रकट हुआ। अलेक्जेंडर ने यूं मेरे साथ चीयर्स बोला जैसे मैं उसका निहायत मुअज्जिज मेहमान था। अपन को नहीं मालूम था, अलेक्जेंडर बोला, कि तू बाहर खड़ेला था, नहीं तो अपन खुद तेरे स्वागत के लिए बाहर आता और तेरे को यहां लेकर आता। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। चौधरी को बुला, अलेक्जेंडर थॉमस से बोला। थॉमस वहां से चला गया। उसके लौटने तक वहां खामोशी रही। उस दौरान मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। थॉमस चौधरी के साथ लौटा।
चौधरी के थोबड़े का अभी भी बुरा हाल था और वो बड़ा डरावना लग रहा था। उसने मुझे यूं देखा जैसे निगाहों से मुझे भस्म कर देना चाहता हो। सांप को पहचाना? अलेक्जेंडर बड़ी नरमी से बोला। हाँ, चौधरी विस्फ भरे स्वर में बोला। पहचाना? ये भीतर कैसे पहुंच गया? इसे तो तूने अपने साथ भीतर लाना था। ये मेरे सामने से तो नहीं गुजरा था। तो फिर ये जरूर छत फाड़कर यहां टपका होगा। क्यों छोकरे, तू छत फाड़कर यहां टपकेला है? नहीं, मैं बड़े इत्मीनान से बोला, फर्श उधेड़ कर। बहुत खूब, लेकिन तू तब यहां आया होगा जब चौधरी यहां अपन के सामने अपना ख्याल जाहिर कर रहा था। बॉस, चौधरी ने मुट्ठियां भींचते हुए कदम बढ़ाया। मुझे इसके साथ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दीजिए। वहीं खड़ा रहे। वो ठिठक गया, लेकिन अपनी आंखों से उसने मेरी तरफ भाले बर्छियां बरसाने बंद ना किए। अपन का माल तेरे पास सलामत है? सलामत है, मैं बोला। शाबाश। उसने मेज का एक दराज खोला और उसमें से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। फिर उसने वो गड्डी यूं मेरे सामने फेंकी जैसे किसी मंगते के सामने रोटी का टुकड़ा डाला हो। लेजर निकाल, अलेक्जेंडर बोला। ये 10,000 है, मैं बोला। हाँ, गिन ले, कोई नोट फटा हो तो बदल ले। ये रकम कम है। टेलीफोन पर तेरे को ये रकम मंजूर थी, तब मुझे माल की मुकम्मल अहमियत नहीं मालूम थी। लेजर तेरे किसी काम की नहीं, लेकिन किसी और के बहुत काम की हो सकती है। किसी और से तेरे को रोकड़ा नहीं मिल सकता। यह साबित होना अभी बाकी है। तू अपनी जुबान से फिर रहा है छोकरे। मैं सिर्फ मुस्कुराया। अपन को जुबान से फिरने वाला भीड़ू पसंद नहीं। मैं यहां तुम्हारी पसंद नापसंद जानने नहीं आया। कुछ तो जानकर ही जाएगा यहां से, अगर जाएगा तो। मैं खामोश रहा। आखिरी बार तेरे को राय है, रोकड़ा उठा, उसकी जगह लेजर बुक रख और खुशी खुशी घर जा। लेजर मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? वो किसी और के पास है। किसके पास? जिसके पास है उसका नाम बोल। उसकी जरूरत नहीं, लेजर तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसकी मुनासिब कीमत हासिल होने से पहले नहीं। मुनासिब कीमत क्या है? 1 लाख। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सामने से नोट उठा लिए और उन्हें वापस दराज में डाल दिया। बिजनेस में कच्चा है तू, वो बोला। तूने अभी अभी 10,000 रुपए खो दिए। खोए नहीं है, उनकी उनसे ज्यादा बड़ी रकम की वसूली सिर्फ मुलतवी की है। अब लेजर के बदले में तेरे को कोई रोकड़ा नसीब नहीं होने वाला। अगर तू शुरू में ही अपनी 1 लाख की मांग पर अड़ा रहता तो बात कुछ और होती। तब अपन तेरे को समझदार बिजनेसमैन समझता, लेकिन वो मौका तूने खो दिया। अपना अपना ख्याल है। पीना खत्म कर। क्यों? ताकि खाने का प्रोग्राम शुरू किया जाए। क्या खाने का? मार। मैंने उसे अपने पीछे खड़े थॉमस और चौधरी को इशारा करते देखा। मैंने मेज के साथ अपने दोनों पांव सटाए और जोर से अपने आप को पीछे को धकेला। मैं कुर्सी समेत पीछे उलट गया और पीछे से अपनी तरफ बढ़ते थॉमस और चौधरी से टकराया। वे दोनों, मैं और कुर्सी, सब आपस में उलझे उलझे फर्श पर गिरे। मैं फुर्ती से अलग हुआ और मैंने परे पड़ी एक तिपाई की तरफ डाइव मारी, जिस पर कि एक पीतल का फूलदान पड़ा था। फूलदान मेरे हाथ में आ गया तो मैंने उसे कमरे के इकलौते प्रकाश के साधन डबल ट्यूबलाइट पर खींचकर मारा। दोनों ट्यूबें टूट गई और कमरे में एकाएक अंधेरा छा गया। मैंने तिपाई को एक टांग से पकड़ा और उसे अलेक्जेंडर के पीछे की खिड़की पर फेंक कर मारा। शीशा टूटने की भयंकर आवाज हुई। खिड़की से बाहर जा रहा है, थॉमस चिल्लाया। लेकिन मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। मैंने टटोलकर दरवाजे का हैंडल थामा, उसे खोला और भड़ाक से वापस बंद कर दिया। खुद मैं दरवाजे से परे हटकर दीवार से चिपक गया। दरवाजे से भागा है, चौधरी की आवाज आई। 2 जोड़ी कदम दरवाजे की दिशा में लपके। वे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए तो मैंने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और उसकी चिटकनी चढ़ा दी। अब मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, जिसके बाहर से गुजरती फायर एस्केप की लोहे की गोल सीढ़ियां मैंने वहां कदम रखते ही देखी थी। बाहर से दरवाजा भड़बड़ाया जाने लगा। तभी एक टॉर्च की तीखी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। गोली खाने का है तो आगे बढ़, अलेक्जेंडर अपने पहले जैसे नरम स्वर में बोला। मैं ठिठक गया। टॉर्च ने काम बिगाड़ दिया था, वरना उसके हथियार बंद होते हुए भी वहां से खिसकने में मैं कामयाब हो गया होता। लेकिन अब आपके खादिम का आत्महत्या का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे एक बोरे में बंद किया और फिर बोरे को थॉमस और चौधरी उठाकर नीचे ले आए। मैंने अलेक्जेंडर को उन्हें कहते सुना कि वे मुझे पंजाबी बाग में स्थित उसकी कोठी में ले जाएं। मुझे एक एम्बेसडर की पिछली सीट पर डाल दिया गया और फिर बोरा मेरे जिस्म से अलग कर दिया गया। थॉमस ड्राइविंग सीट पर बैठा और चौधरी उसकी बगल में।
अलेक्जेंडर पता नहीं पीछे रह गया था या अलग कार में आ रहा था। मुझे अपना भविष्य बड़ा अंधकार में लग रहा था। मुश्कें कसी होने की वजह से मैं कोई आराम से पिछली सीट पर नहीं पड़ा था। गाड़ी बहुत झटके खा खा कर चल रही थी और मैं पीछे पड़ा गेंद की तरह इधर उधर उछल रहा था। पटेल नगर की वो सड़क तो खराब थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि थॉमस जानबूझकर गाड़ी रफ चला रहा था। कोई 10 मिनट बाद गाड़ी पंजाबी विभाग की एक कोठी के कंपाउंड में जाकर रुकी। वे दोनों बाहर निकले। उन्होंने मुझे भी घसीटकर बाहर निकाला और मुझे मेरे बंधे हुए पैरों पर खड़ा किया। दोनों मेरे दाएं बाएं पहुंचे। उन्होंने मेरी बगलों में हाथ डाला और मुझे घसीटते, लुढ़काते, गिरते कोठी के भीतर ले चले। वे मुझे पिछवाड़े के एक कमरे में लाए जो शायद कोठी में इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। वहां कुछ फालतू सामान भरा हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक बिलियर्ड की टेबल पड़ी थी। उन्होंने मुझे टेबल पर डाल दिया और कमरे के खिड़कियां दरवाजे बंद करके उन पर पर्दे सरका दिए। फिर वे आपस में डिस्कस करने लगे कि टॉर्चर की शुरुआत कौन से फेमस तरीके से की जानी चाहिए थी। फिर चौधरी मेरे पास पहुंचा। उसने मुझे उठाकर मेज पर इस प्रकार बिठा दिया कि मेरी टांगे मेज के नीचे लटक गई। अपना विकराल चेहरा वो मेरे चेहरे के एकदम करीब ले आया और बड़ी खतरनाक हंसी हंसता हुआ बोला, अब बोल, तेरे साथ कैसा सलूक किया जाए। ऐसा नहीं, मैं बोला और मैंने सिर नीचा करके पूरी शक्ति से उसकी ठोकर उसके पहले से बुरे हाल चेहरे पर जमाई। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और वह लड़खड़ाता हुआ पीछे को हटा। तुरंत उसकी नाक से खून का फव्वारा छूट पड़ा। एक आध दांत भी और चटक गया हुआ होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। थॉमस लपक कर मेरे पास पहुंचा। उसने मेरी तरफ अपना घूंसा ताना तो चौधरी तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला, ठहरो, इस हरामजादे की खिदमत मुझे ही करने दो। वो फिर मेरे करीब पहुंचा। खून से रंगा हुआ उसका चेहरा बड़ा विभत्स लग रहा था। उसने ताबड़तोड़ 3-4 घूंसे मेरे चेहरे पर यूं जमाए जैसे वो अभी महज प्रैक्टिस कर रहा हो। हाथ पांव बंधे होने की वजह से अपने सिर को इधर उधर झटके देकर थोबड़ा बचाने की कोशिश करने के अलावा मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता था। फिर उसके घूंसे मेरे सारे जिस्म पर बरसने लगे। फिर धीरे धीरे मेरी चेतना लुप्त होने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने थॉमस को कहते सुना, इसे यूं धुनने से कोई फायदा नहीं, ये मर भी सकता है। बॉस चाहता है हम इसकी जुबान खुलवाएं। तुम्हारे स्टाइल की मार से इसकी जुबान खुलती नहीं मालूम होती। ऐसी मार इसने बहुत खाई मालूम होती है। अब तुम अपना स्टाइल आजमा लो, चौधरी बोला। मैंने तो अपनी सारी कसर पूरी कर ली है। इसके हाथ पांव खोल दो। वो किस लिए? मैं इसकी 2-4 उंगलियां तोड़ता हूं, एक आध बांह उखाड़ता हूं मैं इसकी। जरा लंबे दर्द का प्रोग्राम बनने दो, फिर खोलेगा ये अपनी जुबान। बेहतर। मेरे हाथ पांव खोल दिए गए। थॉमस ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। एकाएक उसने मेरी एक बांह थामी और उसे उमेटकर मेरे पीठ के पीछे ले गया। पीड़ा से मेरा जिस्म उकड़ू हुआ तो उसने मेरी पीठ में अपना भारी भरकम घुटना अड़ा दिया। वो लगातार मेरी बांह ज्यादा और ज्यादा उमेटता जा रहा था। बोल, लेजर कहाँ है? पीड़ा से बिलबिलाते स्वर में उसकी मां का हवाला देकर मैंने उसे लेजर की एक जगह बताई। ठहर जा हरामजादे, वो क्रोध से आग बबूला होकर बोला। तभी अलेक्जेंडर ने वहां कदम रखा। उसे आया देखकर थॉमस ने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कुछ बका? उसने पूछा। नहीं, थॉमस बोला। इतनी मार चुपचाप खा गया? चुपचाप तो नहीं खा गया, लेकिन बका नहीं। अलेक्जेंडर मेरे करीब पहुंचा। मैंने उससे निगाह मिलाई। कैसा है? वो बोला। अच्छा है, मैंने बड़ी दिलेरी से कहा। मिजाज ठिकाने आयला है? अभी नहीं। वास्तव में मैं पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूल रहा था और मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने मेज का सहारा ले लिया। अब उनको ये गलाटा पसंद नहीं। वेरी गुड। छोकरे, जरूर तेरा भेजा फिरेला है जो खामखा अपना इतना बुरा हाल करा रहा है। अकल से काम ले। अभी भी लेजर मेरे हवाले कर और खुशी खुशी अपने घर जा। 10,000 में तो मैं रोकड़े को अब भूल जा। लेजर के बदले में रोकड़ा कमाने की स्टेज गई। रोकड़े के नाम पर तो अब तेरे को एक काला पैसा नहीं मिलने का। अब सिर्फ तेरी जान बख्शी की जा सकती है। यानी कि इतनी मार मैंने खामखा खाई? उसका हिसाब तो उस मार से बराबर कर ले जो तूने चौधरी को लगाई है। मैंने ज्यादा मार खाई है। अलेक्जेंडर ने अपना चमड़े का पर्स निकाला। बड़ी नफासत से गिनकर उसने उसमें से 100-100 के 10 नोट निकाले। उसके बदले में ये ले। उसने नोट जबरन मेरी कोट की ऊपरली जेब में ठूंस दिए। जाकर अपनी मलहम पट्टी करा, बादाम खा, दूध पी। इस बात की क्या गारंटी है कि लेजर हासिल होने के बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा? अलेक्जेंडर की जुबान गारंटी है। मुझे अलेक्जेंडर की जुबान का कोई तजुर्बा नहीं।
अब हो जाएगा। वो एक क्षण टिटका और बोला, अब बोलो, लेजर कहाँ है? मेरे पास। वो तो बराबर है, लेकिन तेरे पास कहाँ? मेरे पास, मेरे कोट में। तेरे कोट में? हाँ। अलेक्जेंडर ने कहर भरी निगाहों से अपने चमचों की तरफ देखा। ये झूठ बोलता है, थॉमस आवेशपूर्ण स्वर में बोला। मैंने खुद इसकी तलाशी ली है, लेजर इसके पास नहीं है। लेजर मेरे कोट के अस्तर में सिली हुई है, मैं बोला। एक ब्लेड मंगाओ, मैं निकाल कर दिखाता हूं। लेकिन जैसी बात नहीं, अलेक्जेंडर घुड़क कर बोला। ब्लेड लाने का है। भुनभुनाता हुआ थॉमस ब्लेड लाने चला गया। मैंने कोट की दाईं बाहरली जेब में हाथ डाला और हाथ को जेब के भीतर इस प्रकार अकड़ाया कि कोट का भीतर का भाग वहां से तन गया। ये देखो, कोट का वो भाग, मैं अलेक्जेंडर के आगे करता हुआ बोला। यहां है डायरी। कोट का मुआयना करने की नीयत से अलेक्जेंडर 2 कदम आगे बढ़ा और तनिक आगे झुका। मेरा बायां हाथ आगे को लपका। मैंने बड़ी सफाई से उसके शोल्डर हॉलेस्टर में से उसकी रिवॉल्वर खींच ली और उसे उसकी पसलियों से सटा दिया। खबरदार, मैं कर्कश स्वर में बोला। अलेक्जेंडर हड़बड़ाया, लेकिन फौरन ही संभल गया। वो सीधा हुआ। मैंने कोट की जेब से दायां हाथ निकाला और रिवॉल्वर उस हाथ में स्थानांतरित कर दी। थॉमस के आने तक यूं ही खड़े रहो, मैं बोला, और चौधरी को समझा दो, उसे अपनी जगह से हिलना नहीं है। चौधरी, अलेक्जेंडर बोला। यस बॉस। अपुन का रिवॉल्वर इस घड़ी कोहली के हाथ में है और ये अपुन को कवर किएला है। चौधरी के छक्के छूट गए। तेरे को खड़ा रहने का है। यस बॉस। अलेक्जेंडर मेरी तरफ आकर्षित हुआ। होशियार आदमी है, वो बोला। पहले नहीं था, अभी मार खाकर होशियार हुआ हूं। पहले से होशियार होता तो क्या तुम्हारे काबू में आता? तो लेजर तेरे कोट में नहीं है? नहीं है। तो कहाँ है? एक सुरक्षित जगह पर। तो उसका क्या करेगा? मैं उसको पुलिस को दूंगा। काहे को? ताकि ओबराय की हत्या का उद्देश्य उनकी समझ में आ सके, ताकि वे ओबराय की हत्या के इल्जाम में दिल्ली शहर के सिकंदर को गिरफ्तार कर सकें। अब उनका ओबराय के कत्ल से कोई वास्ता नहीं। अपुन ने अगर लेजर की खातिर ओबराय का कत्ल किया होता तो लेजर अपुन के पास वापिस होती। लेजर का ओबराय के कत्ल के बाद भी ओबराय के पास होना ही इस बात का सबूत है कि कत्ल अलेक्जेंडर ने नहीं किएला है। अलेक्जेंडर ऐसा झोलझाल काम नहीं करता कि सांप तो मरे नहीं और लाठी टूट जाए। वो ठीक कह रहा था। तभी थॉमस ने वहां कदम रखा। मैंने थोड़ा सा पहलू बदला ताकि उसके सांप को कवर किए हुए मेरे हाथ में थमी रिवॉल्वर की झलक उसे मिल जाती, और बोला, खबरदार। वो दरवाजे के पास ही थमक कर खड़ा हो गया। दरवाजे से परे हटो और चौधरी के पास जाकर खड़े हो। उसने आदेश का पालन किया। चौधरी के हाथ पांव बांधो। रस्सी, थॉमस बोला। रस्सी कहाँ है? पर्दे की डोरियां निकालो। उसने वैसा ही किया। मेरे आदेश पर थॉमस ने चौधरी के और अलेक्जेंडर ने थॉमस के हाथ पांव बांधे। उस काम से निपटकर अलेक्जेंडर ने उठकर सीधा होने का उपक्रम किया तो मैंने रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़कर उसकी मूठ का एक भीषण प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। वो निशब्द थॉमस के पहलू में ढेर हो गया। तुरंत उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसके दिए 10-10 के नोट मैंने उसके मुंह में ठूस दिए। फिर मैंने सावधानी से कमरे के बाहर कदम रखा। वहां मुझे कोई शख्स दिखाई न दिया। पिछवाड़े से ही मैं कोठी से बाहर निकला और उसका घेरा पार कर सामने पहुंचा। सामने कंपाउंड में 2 कारें खड़ी थी। एक इम्पाला कार के करीब एक वर्दीधारी शोफर खड़ा था। जरूर वो कार अलेक्जेंडर की थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैं उसके काफी करीब पहुंच गया तो उसे मेरे उधड़े हुए चेहरे और खून से रंगे कपड़ों की झलक मिली। उसका हाथ फौरन वर्दी के भीतर की तरफ लपका, लेकिन तब तक मैं उसके सिर पर पहुंच चुका था। रिवॉल्वर वाला हाथ मैं अपने से आगे फैलाए हुए था। रिवॉल्वर पर निगाह पड़ते ही उसके कसबल निकल गए। मैं उसके समीप जाकर ठिठका। जेब में रिवॉल्वर है? मैंने पूछा। उसने सहमति में सिर हिलाया। उसके दस्ते को 2 उंगलियों से थामकर रिवॉल्वर बाहर निकाल। उसने ऐसा ही किया। मैंने उसकी रिवॉल्वर की गोलियां निकालकर कंपाउंड से बाहर उछाल दी और रिवॉल्वर को झाड़ियों में फेंक दिया। कार की चाबियां कहाँ हैं? मैंने पूछा। इग्निशन में, उत्तर मिला। जमीन पर औंधे मुंह लेट। अपनी शानदार वर्दी के साथ कंपाउंड की धूल में वो औंधा लेट गया। मैं कार में सवार हुआ। चाबियां इग्निशन में मौजूद थी। मैंने कार स्टार्ट की और निर्विघ्न कोठी से बाहर पहुंच गया। एक निगाह मैंने अपने पीछे डाली। पीछे कोई नहीं था। मैंने पूरी रफ्तार से कार वहां से भगा दी। पहले मेरा ख्याल अलेक्जेंडर की कार राजेंद्र प्लेस छोड़कर वहां से अपनी कार उठाने का था, लेकिन राजेंद्र प्लेस पहुंचते पहुंचते मैंने वो ख्याल त्याग दिया। राजेंद्र प्लेस अलेक्जेंडर का अड्डा था।
मेरे वहां पहुंचने से पहले वो इसीलिए अपने दादाओं को फोन कर चुका हो सकता था कि मैं वहां अपनी कार लेने के लिए आ सकता था। फिलहाल दोबारा फौरन किसी झमेले में फंसने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं कार को पूरी रफ्तार से राजेंद्र प्लेस के आगे से दौड़ा ले गया। मैंने अपने घर का रुख किया। वहां पुलिस मेरा इंतजार कर रही थी। चैप्टर 3। मेरे फ्लैट वाली इमारत के सामने पुलिस की एक जीप खड़ी थी जिसमें 2 पुलिसिये सवार थे। उन्होंने मुझे जीप के पीछे कार पार्क करते देखा। मैं कार में से उतरकर उसे ताला वाला लगाकर इमारत के फाटक पर पहुंचा। फाटक खोलकर मैं भीतर दाखिल होने ही वाला था कि मेरे कानों में एक आदेश पड़ा, ठहरो। मैं ठिठका, घूमा। मैंने देखा वे दोनों पुलिसिये जीप में से उतर आए थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक एएसआई था और दूसरा हवलदार। सुधीर कोहली, एएसआई बोला। तुम्हारा नाम सुधीर कोहली है, मैं बोला। फिर? तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? नारायणा। वहाँ क्या है? वहाँ एक आदमी पुलिस की हिरासत में है जो कहता है कि वो तुम्हारा आदमी है। मेरा आदमी? हाँ। तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हो? हाँ। वो कहता है वो तुम्हारे लिए काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? बॉडीगार्ड का काम कर रहा था। वो कर रहा था? अब नहीं कर रहा है? नहीं, अब नहीं कर रहा है। क्यों? एक तो इसलिए क्योंकि वो पुलिस की हिरासत में है और दूसरे इसलिए कि अब उस काम की जरूरत नहीं रही। जरूरत नहीं रही? चिंतित तो मैं पहले ही हो उठा था। अब तो मेरा कंठ सूखने लगा। क्यों जरूरत नहीं रही? क्योंकि जिस लड़की का वो बॉडीगार्ड बना हुआ था वो मर चुकी है। मर चुकी है? लेकिन अभी कुछ घंटे पहले तो मैं उसे सही सलामत छोड़कर आया था। उसे मरे 2 घंटे हो चुके हैं। मुझे कमला ओबराय का ख्याल आया, कहीं मेरे जाने के बाद उसने तो जूही का काम तमाम नहीं कर दिया था। देखो, मैं बोला, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो ना जिसका नाम जूही चावला है, जो फैशन मॉडल है और जो नारायणा विहार के 70 नंबर बंगले में रहती है। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं हम। और जो आदमी हिरासत में है और अपने आप को मेरा आदमी बताता है उसका नाम हरीश पांडे है। हाँ। जूही की मौत के वक्त पांडे कहाँ था? असल में पता नहीं कहाँ था, लेकिन जो कुछ वो अपनी जुबान से कह रहा है वो ये है कि वो उसके बंगले के बाहर बैठा था। कोई गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार काहे को? जूही के कत्ल के लिए। और काहे के लिए? ये किसने कहा कि उसका कत्ल हुआ है? और क्या वो उस जुकाम से मर गई? उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ, खुदकुशी, सुसाइड। वो किस लिए? कुछ बताकर नहीं मरी वो। अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा उसने? नहीं छोड़ा। अब जुबान दराजी बंद करो और चलने की तैयारी करो। मैं ऐसे नहीं चल सकता। तो कैसे चल सकते हो? पहले मुझे ऊपर अपने फ्लैट में जाकर कपड़े बदलने दो और हुलिया सुधारने दो। तुम्हारे हुलिये को क्या हुआ? ऐसी गत कैसे बनी तुम्हारी? मैं रोड़ी कूटने वाले इंजन से टकरा गया था। जाओ, जो करना है करके आओ। 5 मिनट में नीचे आ जाना। अच्छा, 5 मिनट में नीचे ना आए तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अच्छा। मैं अपने फ्लैट में पहुंचा। वहां अपने 2 कमरों में अस्त व्यस्त तो मुझे कोई चीज ना दिखाई दी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी गैर मौजूदगी में वहां किसी के पांव पड़े थे। मैं टॉयलेट में पहुंचा। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली कि वहां पानी की टंकी में लेजर बुक सही सलामत मौजूद थी। लेजर बुक के दर्शन कर चुकने के बाद कहीं मुझे अपनी जेब का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने कोट की भीतरी जेब टटोली। मेरी मुकम्मल कमाई गायब थी और किसी जेब में नोटों के होने की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सारी जेबें टटोली। 22,000 के नोट कहीं से बरामद ना हुए और अब पुलिस के झमेले की वजह से मैं उसकी वसूली के लिए पंजाबी बाग वापस भी नहीं जा सकता था। फिर मैंने यही सोचकर अपने आप को तसल्ली दी कि अभी लेजर बुक मेरे पास थी, जो कि 22,000 से कहीं ज्यादा नोटों में बदल सकती थी। सबसे पहले मैंने अपने खून के रंगे कपड़े उतारे। फिर मैंने गर्म पानी में डिटॉल डालकर और उनमें रुई डुबो कर अपने सूजे थोबड़े की मरम्मत आरंभ की। उसके बाद मैंने कपड़े तब्दील किए। अंत में मैंने रॉयल सैल्यूट की बोतल निकाली और 1 मिनट में उसके बड़े बड़े 2 पैग हलक से नीचे उतारे। तभी एएसआई वहां पहुंचा। मैंने बोतल उसे ऑफर की, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें 5 मिनट में नीचे आने के लिए कहा था, वो कठोर स्वर में बोला। बस आ ही रहा था। अभी लो, बस सिर्फ 1 मिनट और। अब क्या है? जो है वो अभी सामने आता है। मैंने अपनी मेटल की चपटी फ्लास्क निकाली जिसमें कि आधी बोतल विस्की आ जाती थी। उस फ्लास्क को मैंने विस्की से भर लिया और उसे अपनी पतलून की पिछली जेब में डाल दिया। चलो, मैं बोला। उसके साथ मैं नीचे आया।
मुझे नीचे बरामदे में अपना मकान मालिक खड़ा दिखाई दिया। क्या बात है? मेरे साथ एक पुलिसिये को देखकर वो बोला। बाहर खड़ी जीप पहले ही उसके नोटिस में आ चुकी थी। कुछ नहीं ओक साहब, मैं बोला, कोई खास बात नहीं। तुम बड़ी जल्दी लौट आए। जल्दी मतलब? जैसे तुमने अपने कपड़े मंगवाए थे, उससे तो नहीं लगता था कि तुम आज ही वापस आ जाओगे। मैंने अपने कपड़े मंगवाए थे? हाँ, लेने गया था वो तुम्हारा आदमी तुम्हारे कुछ कपड़े। कौन आदमी? जो यहाँ आया था। किस्सा क्या है ओक साहब? भाई, चंद घंटे पहले यहाँ एक आदमी आया था। मैं इत्तेफाक से तब तक यहीं खड़ा था। उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा फ्लैट कौन सा था। मैंने कहा था कि तुम घर पर नहीं थे। वो बोला कि उसे मालूम था, और ये कि दरअसल तुम्ही ने उसे यहाँ अपने कुछ कपड़े ले आने के लिए भेजा था। यानी कि वो मेरे फ्लैट में गया था। गया ही होगा। मैं कोई आधा घंटा यहाँ ठहरा रहा था। मेरे सामने तो वो नीचे उतरा नहीं था। उसने मेरे फ्लैट का ताला खोला था। खोला ही होगा। आप उस आदमी का हुलिया बयान कर सकते हैं? उसने किया। वो सरासर जॉन पी अलेक्जेंडर का हुलिया था। वो यहाँ पहुंचा कैसे था? एक शोफर ड्रिवन शानदार विलायती कार पर। बाहर एक विलायती कार खड़ी है, जरा देखिए। वो तो नहीं है। उसने बाहर खड़ी इम्पाला को फौरन पहचान लिया। तो मेरा शक गलत नहीं था कि मेरे पीछे कोई मेरे फ्लैट में घुसा था। इसलिए अलेक्जेंडर राजेंद्र प्लेस से हमारे साथ पंजाबी बाग नहीं आया था। अपने चमचों के साथ मुझे पंजाबी बाग रवाना करके वो पहले मेरे फ्लैट पर पहुंचा था, लेजर की तलाश में, जो कि उसे नहीं मिली थी। अब चलो, एएसआई उतावले स्वर में बोला। मैं उसके साथ जाकर जीप में सवार हो गया। हवलदार ने फौरन जीप वहां से भगा दी। क्या हुआ? रास्ते में मैंने पूछा। कैसे आत्महत्या की लड़की ने? उसने अपने आप को किचन में बंद कर लिया और कुकिंग गैस का सिलेंडर खोल दिया। गैस से मरी है वो? हाँ, ओपन एंड शट केस है आत्महत्या का। लेकिन क्यों की उसने आत्महत्या? दिल जो टूट गया था बेचारी का। दिल कैसे टूट गया था? भाई, वो अमरजीत ओबराय से मोहब्बत करती थी। वो मर गया तो उसके गम में लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसा आम होता है। लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये मुबारक ख्याल किसका है? तुम्हारा? नहीं, सब इंस्पेक्टर यादव का। बाय द वे, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रावत है, भूप सिंह रावत। यादव इस वक्त कहाँ है? वहीं है, मौका वारदात पर। जूही चावला के बंगले पर? नारायणा? हाँ। मुझे क्यों तलब किया है उसने? तुम्हारे आदमी की वजह से। और मेरा आदमी क्यों गिरफ्तार है? गिरफ्तार किसने कहा है? तो और क्या है? मैंने कहा है वो पुलिस की हिरासत में है। हिरासत में भी क्यों है? क्योंकि उसने लाश बरामद की थी। लाश बरामद करने से क्या कोई? छोड़ो यार, रावत बोला। ऐसे सवाल यादव साहब से करना। खामखा मेरे कान मत खाओ। मैं पहले ही बहुत खपा बैठा हूं। मैं खामोश हो गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और जीप के नारायणा पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही थी कि जूही ने आत्महत्या की थी। हकीकतन जरूर उसका कत्ल हुआ था। वो ओबराय के हत्यारे को जानती थी और हत्यारा इस हकीकत से वाकिफ था। जूही चावला का मुंह सदा के लिए बंद कर देने की नीयत से ही उसने उसका काम तमाम किया था, और ये काम कमला ओबराय का हो सकता था। जिस वक्त जीप जूही के बंगले पर पहुंची, उस वक्त ठीक 11:30 बजे थे। बंगले की तकरीबन सारी बत्तियां जल रही थी। वहां पुलिस की एक गाड़ी और मौजूद थी। रावत मुझे लेकर यूं बंगले में दाखिल हुआ जैसे वो कोई इनाम के काबिल काम करके लौटा था। यादव अपने दलबल के साथ मुझे ड्राइंग रूम में मिला। वहां मनोज सूरत बनाए पांडे भी मौजूद था। बधाई। मुझे देखते ही यादव व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। किस बात की? मैं सक पकाया। इतनी शानदार बॉडीगार्ड सर्विस की। बहुत खूब गार्ड किया तुम्हारे क्लाइंट की बॉडी को तुम्हारे आदमी ने। जूही ने आत्महत्या की है? हाँ, गैस से। फिर मेरा आदमी इसमें क्या कर सकता था? बॉडीगार्ड क्लाइंट के दुश्मन से उसकी जान की हिफाजत के लिए होता है। जब कोई खुद अपना दुश्मन बन जाए और खुद अपनी जान लेने पर उतारू हो जाए तो इसमें बॉडीगार्ड क्या कर सकता है? बॉडीगार्ड क्लाइंट के साथ नहीं सो सकता। वो उसके साथ टॉयलेट में नहीं जा सकता था। मरने वाली तुम्हारी क्लाइंट थी? हाँ। क्या सबूत है? क्या मतलब? मैं अचकचाया। इस बात का क्या सबूत है कि तुमने इस आदमी को, उसने पांडे की तरफ इशारा किया, जूही के कहने पर तैनात किया था? मुमकिन है जूही की निगरानी तुम किसी और खातिर करवा रहे हो। कोई और कौन? जैसे कमला ओबराय। नॉनसेंस। तुम साबित कर सकते हो कि जूही ने तुमसे बॉडीगार्ड की मांग की थी। अपने क्लाइंट से तुम कोई एग्रीमेंट तो करते होगे? करता हूं, लेकिन जुबानी। फीस तो लेते होगे? लेता हूं।
जूही से भी ली होगी। ली थी। दिखाओ। उसने मेरी तरफ हाथ फैलाया। क्या? फीस का चेक जो तुम्हें जूही ने दिया था। उसने मुझे नकद रकम दी थी। उसकी रसीद तो तुमने उसे दी होगी। नहीं दी। ये कैसे धंधा चलाते हो तुम पर तो इनकम टैक्स का केस बन सकता है। भाई साहब, रसीद बुक मैं कोई जेब में थोड़े ही लिए फिरता हूँ। आज शाम ही तो उससे मिला था। कल सुबह ऑफिस पहुंचता तो वहां से रसीद भिजवा देता। मार कहाँ से खाई? कहीं से नहीं। थोबड़ा तो उधड़ा पड़ा है तुम्हारा। बाथरूम में पांव फिसल गया था, मुंह के बल गिरा था मैं। ये झूठ बोल रहा है, रावत बोला। इसकी फ्लैट में दाखिल होने से पहले ही बुरी हालत थी। जब ये अपने फ्लैट के सामने पहुंचा था तब इसके कपड़े खून से रंगे हुए थे और चेहरा लहूलुहान था। यादव ने गौर से मेरी ओर देखा। मैंने लापरवाही से सिगरेट का एक कश लगाया। और ये, रावत फिर बोला, एक इंतहाई शानदार इम्पाला कार पर वहां पहुंचा था। मुझे तो इसकी इम्पाला कार की औकात नहीं लगती। तुम्हारी अपनी खटारा फिएट कहाँ गई? यादव ने पूछा। मरम्मत के लिए गई है, मैं बोला। उसकी मरम्मत अभी मुमकिन है? अभी है। इम्पाला किसकी है? एक दोस्त की। दोस्त का नाम बोलो। मैं खामोश रहा। तो दोस्तों, ये था खूनी दास्तान नॉवल का 6वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।